यहाँ पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले इस सदी के सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल साहब की आज यौम पैदाइश, उसको हम वर्ल्ड उर्दू डे के नाम से मनाते हैं। आज यौम उर्दू डे है, आलमी उर्दू डे। उसके लिए मैं, क्योंकि हमारी उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, तमाम उर्दू दान लोगों को और उर्दू को बचाने के लिए जो लोग भी इसमें लगे हैं उन लोगों को, और जितने भी जहाँ पर भी दुनिया में उर्दू बात की जाती है उन तमाम लोगों को इस उर्दू डे के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से मैं अपनी मुबारकबाद देता हूँ। और उस सदी के महासपूत अल्लामा इकबाल साहब, जिसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस मुल्क को जो नज़म दी है, उनको मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ मेरी जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से। उसके बाद, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कल थी हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब की भी कल पैदाइश का दिन था वो, तो उनको भी बोर्ड की जानिब से और मेरी जानिब से, तो हम सब की जानिब से उनको भी मैं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कांग्रेस पार्टी की, जो अक़लियतों के लिए जो वादे किए हैं, इंशाअल्लाह हम सब मिलके वो अपने सदारत में, हुकूमत में पूरा करेंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आज मैं आप तमाम के ज़रिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो तकरीबन 7 साल के बाद, 2017 के बाद से पहली बार 40% जो SC, ST, BC, माइनॉरिटी और वुमेंस चाइल्ड वेलफेयर और रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए डाइट और जो कॉस्मेटिक चार्जेस हुकूमत ने 40% बढ़ाई है, उसका मैं हुकूमत को, हम सब के जानिब से, क्योंकि एक तारीख़ी फ़ैसला है, जो 40%, जिसमें हज़ारों, ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे टेमरिस हो, किसी और इदारे में हो, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस जो तकरीबन 40% इस पर बढ़ाया गया है। जैसा आप देखिए कि ये डाइट चार्जेस 3rd क्लास से 7th क्लास 2017 में 950 रुपये था, अभी 1330 रुपये हुआ है। और 8वीं क्लास से 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए जो 1100 रुपये था, अब वो 1540 रुपये हुआ है। और इंटर से और पीजी के बच्चों को 1500 रुपये जो था वो 2100 रुपये हुकूमत ने की है। ये हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम है, क्योंकि जो लोग बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, क्योंकि उनके खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके ज़हनी तौर पर उनको मजबूत और फिज़िकल तौर पर मजबूत होना है, तो उनको खाना, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक चार्जेस है, सेम 3rd क्लास से 7th क्लास तक 55 रुपये से 175 रुपये, जो मतलब कॉस्मेटिक चार्जेस का मतलब इसमें पाउडर, तेल वगैरह जो भी आता है वो है। और 8 से 10th के बच्चों को 75 रुपये से 275 रुपये, और 3rd से 7th बच्चों के 62 रुपीज़ बॉयज़ के लिए, तो 150 किए हैं, और बॉयज़ के लिए 200 रुपये 10th तक के क्लास के बच्चों के लिए। तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो 40% डाइट किए हैं। तीसरी बात यह है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज, जो
हमारे लीडर और इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब राहुल गांधी जी ने बार बार यही कहते रहे हैं कि अपने भारत जोड़ो यात्रा में हो या कहीं पर भी हो, बार बार उनका एक ही ये रहा कि इस मुल्क में कास्ट सेंसस होनी चाहिए, जिससे पता चले कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। तो क्योंकि उनके शुरू से नारा यही रहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उनको उतना गवर्नमेंट के फलाह बहबूद में उनको उनकी आबादी के हिसाब से अगर उनको हिस्सा मिलना है, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे फलाह बहबूदी कामों में हो, स्कीम्स में हो, मतलब कि जो हुकूमत का जो आमदनी होता है तो उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, जो कुछ कई सालों से वो होता नहीं आया है। तो राहुल जी का वही, तो राहुल जी के सोच के मुताबिक हिंदुस्तान में आज तेलंगाना पहली रियासत है। मैं रेवंत रेड्डी साहब को और तमाम कैबिनेट को इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो तेलंगाना हुकूमत पहली रियासत है जो कैस्ट सेंसस 6 तारीख से अपने हमारी रियासत में जिसकी शुरुआत हुई है, घर घर का सर्वे। इसमें मैं तमाम लोगों से हमारे अपील करता हूं, ख़ास तौर पर अक़लियती भाइयों से, इस घर घर के सर्वे में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जिस तरीके से लोग जानते हैं कि बीसी सर्वे है ऐसा करके, ऐसा नहीं है। ये घर घर का तमाम लोगों का सर्वे है। इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जिसमें 75 सवाल, उसमें एक क्वेश्चनेयर बना हुआ है। उस क्वेश्चनेयर को लेके आपके पास, आपके घर पे ऑफिसर्स लोग आएंगे, वॉलंटियर्स आएंगे और आपके घर के तमाम अफराद के डिटेल्स लेंगे, जिस पर 75 सवालों के मुश्तमा एक क्वेश्चनेयर है। उसमें आप कोई भी आप कोशिश, इसमें एक सोशल अवेयरनेस लेके आके आप कोई भी इसमें छूटे ना। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज ये है कि माइनॉरिटीज़ का इसमें कहाँ पर है, इसमें मुसलमानों का कहाँ पर है, इसमें बीसीस का कहाँ पर, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से जहाँ पर, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कोड के हिसाब से इसमें अपडेट होता है, इसमें कोड के हिसाब से अपलोड होता है। जैसा 01 है सो एक कम्युनिटी के लिए, 02 माइनॉरिटीज़ के लिए, 03 किसी और के लिए। तो मुस्लिम जहाँ पर भी है वहाँ पे 02 कोड डालकर वहाँ पर आप वो कर सकते हैं। अब जैसा उसके बाद जब कास्ट की बात आती है तो जो लोग ऑलरेडी BC-C और BC-D में है, ज़्यादातर हमारे कुछ लोग पहले से BC-D में भी आते हैं, लेकिन जहाँ पे उसके बाद जो कांग्रेस जब 2004 से 2009 में जो हुकूमत थी, तो उस टाइम पे जो राजशेखर साहब जो BC-E का जो रिजर्वेशन लेके आए, उसमें 14 सब कास्ट जो कम्युनिटीज़ को लोगों को BC-E में रखा गया था। जहाँ पर भी आप BC-E में आते हैं तो वहाँ पर आप BC-E करके लिखना है वहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोग उसको भूल जाते हैं। तो लोग लिखते हैं कि माइनॉरिटी का कॉलम होगा तो माइनॉरिटी में टिक कर देते हैं, उसमें भूल जाते हैं। तो जहाँ पर भी आप जो 14 कैटेगरी है, कम्युनिटी है, जिसमें आप उसको क्वेश्चनेयर में कोड नंबर 121 से 131 में आपका उसमें आ जाता है। अगर आपको एक फ़लाना कम्युनिटी कैस्ट से हो, फ़लाना हो, तो आप उसमें कौन से वो 14 में कौन से आते हैं वो आपको कोड डालना है। लेकिन 14 लोग जो है वो BC-E में लिखना है। बाकी के लोग जो है वो जो अगर OC है, सैयद वगैरह है, शेख है, तो वो OC में आते हैं, तो आप OC में लिख सकते हैं, अदर कास्ट में। लेकिन कम्युनिटी का जब आता है तो मुस्लिम माइनॉरिटी में तो आप 02 कोड डालना है। बाकी का आप जो BC-E में आते हैं, BC-D में आते हैं या फिर OC में आते हैं, तो उस हिसाब से लिखना है। लेकिन इसको, क्योंकि हम भी रिसेंटली मीटिंग हुई है, हमारे भी जो कांग्रेस के भी सीनियर लोग हैं, इसको हुकूमत में हम नुमाइंदगी की है कि जो सॉफ्टवेयर है वो तेलुगु और इंग्लिश में है। इसका हम इसको उर्दू में भी, एक तो क्वेश्चनेयर भी उर्दू में आए और ये सॉफ्टवेयर भी उर्दू में इसको अगर आता है तो ईजी होगा। हम CM साहब के इसको नॉलेज में लेके गए हैं। CM साहब इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव है, CM साहब भी उसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वर्कआउट होगा। तीसरी बात यह है कि अब जो बहुत सारे चीज़ें एक अलग अलग सोशल मीडिया वगैरह पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जो रिसेंटली DSC में जो 11,000
तकरीबन 10,000 के ऊंचे जो तखौरात हुए हैं टीचर्स के, उसमें मुसलमानों को कम मिला है या कुछ अलग अलग तरीके से कुछ अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 10,000 चिल्लर में अगर हम 4% के हिसाब से हमारा अगर जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हमारा जो रिजर्वेशन है, अगर हम 4% के हिसाब से अगर देखते हैं तो 400 चिल्लर होनी चाहिए। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जो 10,000 चिल्लर के जो डीएससी के 2024 में जो हमारे बच्चे आए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 726 बच्चे उसमें सेलेक्ट होके आए हैं, जिसका परसेंटेज होता है 7.2%। 7.2 मतलब ये 4% से भी ज़्यादा है। तो इसमें जनरल कैटेगरी में भी लोग गए हैं। इसलिए ये भी आपके ज़रिए लोगों को बताना था कि जहाँ तक उर्दू डीएससी का मामला है, वो हम परसों 2 दिन पहले डिप्टी सीएम साहब हमको बुलाए थे, तो हम जाके बात की, अपनी बात रखें, क्योंकि 700 चिल्लर जो उर्दू डीएससी के अभी वैकेंट पोजीशन से है, उसको पे हम फुलफ़िल करने की उनको बात किए हैं, और वो भी वादा किए कि इसको हम हुकूमत इसको बिल्कुल संजीदगी से गौर करेगी, उनका वादा था। तीसरी और चौथी बात, अहम बात यह है कि 11 तारीख के दिन, क्योंकि आप एक इत्तेफाक है कि कुदरती इत्तेफाक है कि 9 तारीख को एक सदी का सबसे अहम शायर इकबाल साहब की पैदाइश होती है, और उसके बाद 11 तारीख को आज़ाद हिंद के और फ्रीडम फाइटर्स में जो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लीड करने वाले अबू कलाम आज़ाद साहब का यौम पैदाइश है 11 तारीख को, जिसको, और वो पहले हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम थे, क्योंकि उस टाइम पर एजुकेशन स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती थी पूरे नेशनल में, तो पहले एजुकेशन तालीम के एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबू कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है। उस दिन हुकूमत नेशनल एजुकेशन डे के साथ साथ नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर डे के तौर पर भी मनाती है। तो इस बार 11 तारीख के दिन 11:30 बजे रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में हुकूमत के जानिब से उर्दू अकेडमी के अंडर में ये एक तकरीब अमल में आएगी, जिसके मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब रेवत रेड्डी साहब इसमें आएंगे, और जो अवार्ड्स है, चाहे मखदूम अवार्ड हो या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो या फिर टीचर्स अवार्ड हो, वो अवार्ड्स उस तकरीब में दिया जाएगा, जिसमें डिप्टी सीएम साहब और तमाम अवामी नुमाइंदे जो शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तमाम अवामी नुमाइंदे उसमें शिरकत करेंगे। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि 11 तारीख को 11:30 बजे रविंद्र भारती में आप लोग शिरकत कीजिए, और हुकूमत के जानिब से तमाम अज़ला में कलेक्टर्स को भी एक सर्कुलर जारी किया गया है कि आप नेशनल एजुकेशन डे के साथ साथ नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर डे के हिसाब से भी आप इसको तकरीब मनाइए। तो मेरी आप तमाम लोगों से, ख़ासतौर खुसूसी माइनॉरिटी अक़लियती, चाहे वो अवामी नुमाइंदे हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो, आप तमाम लोग इस तकरीब में, अगर हम इस तकरीब में शिरकत करेंगे तो ये और आगे बढ़ेगी इसमें। तो आप इस तकरीब में शिरकत कीजिए और इस तकरीब में शिरकत करके इसको कामयाब बनाइए। जहाँ तक तीसरा बात है, शायद हो सकता है आप लोग उसके मुंतज़िर होंगे कि जैसा 26 तारीख को वक्फ बोर्ड की, बहुत दिन के बाद वक्फ बोर्ड की यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग हुई है, क्योंकि उस दिन हम चाहते थे कि मीडिया को ब्रीफ करें, लेकिन बहुत दिन के बाद होने की वजह से तकरीबन एक साल के बाद मीटिंग हुई। कुछ वजूहात के बिना पर मीटिंग एक साल से नहीं हुई सकी, जैसे इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन कोड था, फिर हमारे पास सीईओ साहब का तकर्रुर नहीं हुआ था फुल फ्लेज, इसलिए कुछ डिले हो गया। लेकिन 26 तारीख को बिल्कुल पुरसुकून तरीक़े से तमाम बोर्ड मेंबरान शिरकत किए, और वो बोर्ड के मीटिंग में तो ज़्यादातर जो इशूज़ थे कमिटीज़ को लेके थे, कमिटीज़ को, नए कमिटीज़ बहुत सारे पेंडिंग थे, और कुछ तौलियत कमिटीज़ के इशूज़ थे, और कुछ लीगल इशूज़ थे। उसको हमने तफसील से गौर करने का 113 एजेंडे के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की। उसमें बहुत सारे जो मस्जिद कमेटी पेंडिंग्स थे उसको क्लियर किए, और कुछ एजेंडे और बाकी है हम अगले महीने। और उसमें हम ये बात अहम जो तय हुई है कि हर महीना जो वक्फ बोर्ड की जो सब कमेटी होती है
वो हर महीने के पहले हफ्ते में बैठेगी सब कमेटी, क्योंकि सब कमेटी के लिए भी हम मेंबरान से हमने ओपिनियन पूछा है कि आप कौन से कमेटी में रहना चाह रहे हैं। वो जैसा उनका अपना अपना राय आ जाएगी, उसके बाद एक सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। वो सब कमेटी के बाद हर महीने के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह सब कमेटी की मीटिंग होगी, और उसके बाद हर अल्टरनेट महीने के पहले हफ्ते में बोर्ड की मीटिंग होगी। ये हम उस मीटिंग में हम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक डिसाइड किया है, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग अगर बोर्ड की मीटिंग हम करेंगे तो बहुत मसाइल को हम हल कर सकते हैं। बोर्ड की मीटिंग ताख़िर होने की वजह से मसाइल जो इश्यूज़ है बहुत पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो हम ये बाकी के तो कमेटीज़ का था, कोई डेवलपमेंटल एजेंडाज हम इस बोर्ड मीटिंग में नहीं लिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद मीटिंग होने की वजह से लीगल कुछ केसेस का इश्यूज़ था, मुतवल्लियों का कुछ इश्यूज़ था, और कमेटीज़ बहुत सारे पेंडिंग थे। जहाँ पर कुछ मुतवल्लिस का इश्यूज़ था उसको हम तौलियत कमेटी को दिए हैं, जहाँ पर लीगल इश्यूज़ था हम लीगल सब कमेटी को भेजे हैं, और जहाँ पर कमेटी में डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पे हम कमेटीज़ को अप्रूवल किए हैं। जहाँ पे डिस्प्यूट है कुछ डिस्प्यूट कमेटीज़ को रोके हैं, और कुछ डिस्प्यूट कमेटीज़ को हम सब कमेटी को भेजे हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम फैसले लेंगे। ये हमारा मतलब आज के मैं आपको बुलाने का मकसद मेरा है। पहले जो भी हुआ है वक्फ बोर्ड में, देखिए 3 टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर। एक वक्फ बोर्ड का परमानेंट एम्प्लॉय है, एक कंसोलिडेटेड एम्प्लॉय है, और एक डेली वेजेस पे है। ये 3 कैटेगरी में। लेकिन अभी मैं आने के बाद से किसी टाइप का कोई तकर्रुर नहीं हुआ है। मैं आने के बाद से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है इसमें। अभी हम उसमें बोर्ड में बैठेंगे कि जो उसमें बहुत सारे लोग, अभी कुछ लोग प्रमोशंस के लिए वेटिंग में है, कुछ लोग अपने परमानेंट होने के लिए वेटिंग में। तो हम इश्यूज़ को पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है उनका काम, क्या है परफॉर्मेंस देखेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम उसके ऊपर बोर्ड डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर भी कोई उस इशू के ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी 50,000 60,000 तक वजीफा ले रहे हैं, फिर भी आपके पास मुलाजिम है, और बात तो सरकारी ओहदे पर फायज है, फिर भी आपके पास है। नहीं, अभी देखिए सर, यहाँ पर क्या होता है कि सरकारी ओहदे पे जैसे हमारे पास कुछ तहसीलदार ओएसडी के तौर पर काम कर रहे हैं, 2-4 तहसीलदार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, कुछ लोग इसमें टेक्निकल लोग, कुछ लोग चाहिए, तो वो लोग को हम वहाँ से जहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हुकूमत से रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं। कुछ लोग अपने रिक्वेस्ट से यहाँ पे आते हैं। जहाँ तक रिटायरमेंट का सवाल है, कुछ चीज़ों में हमको रेगुलर वो डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स नहीं मिलने की वजह से कोई लोग आना नहीं चाहते हैं, उस वजह से इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर जैसे सर्वे डिपार्टमेंट में होता है, कोई इंक्वायरी डिपार्टमेंट में होता है, किसी और में होता है, तो हम उसमें कहीं पर 1-2 लोगों को हम उनके सर्विसेज यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसा नहीं है। मैं आने के बाद से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए। नौजवान बेरोज़गार बहुत है, क्योंकि मेरा क्लियर पॉलिसी है, नौजवान बेरोज़गार बहुत है, उनको मौका देना चाहिए कि ताकि जो ऑलरेडी रिटायर हो उनको कम से कम मौका दिया जाए। वो मेरा अपना एक सोच है। वो उसको उसी की वजह से हम अभी रोक के रखे हैं। नए तखौरात अभी कुछ हुए नहीं। सर, ये बाबा शरफुद्दीन साहब ईरान का है, अपने संगीत रहमतुल्लाह का जो जंगल का काम है, बाजू की बिल्डिंग का काम है, कब शुरू होगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो बाजू की बिल्डिंग का है, क्योंकि 2017 में एक गवर्नमेंट में जियो नंबर 1 आया था, उसको ग्लोबल टेंडर के लिए उसको रखा गया था, बाजू की 2 बिल्डिंगों को। उसके बाद कोई ग्लोबल टेंडर के लिए कोई आए नहीं। हमारी हुकूमत से बातचीत हुई है लास्ट टाइम, एक पिछली मीटिंग से पहले की बोर्ड मीटिंग में हम लोग बैठ के उसके ऊपर भी बात की है। तो हम हुकूमत से नुमाइंदगी भी की है कि इसको जियो नंबर 1 से इसको हटा दे। हटाने के बाद लोकल टेंडर करें यहाँ पे। लोकल टेंडर करने के बाद तो हम जो सीधे हाथ की जो स्लैब्स पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बिल्डिंग के लिए हम किसी न किसी को हम बातचीत कर रहे हैं। जो ओपन एरिया है लेफ़्ट साइड का, जो ओपन पार्किंग का एरिया है, उसके ऊपर अभी कुछ, क्योंकि उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जो जिसके पास से हम ज़मीन लिए थे, एक्वायर किए थे, वो लोग उस टाइम पे है, सो लोग अपने आप अंडर प्रोटेस्ट वो लोग अमाउंट लिए थे, बाकी का अमाउंट वो लोग नहीं लिए थे। तो अभी फिर वो कोर्ट को जाके हमको ये कंपनसेशन जो गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से दिया गया वो कम है, इसको ज़्यादा चाहिए। तो वो कुछ कोर्ट का फैसला होने के बाद फिर आगे हम उसको भी, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको करेंगे, क्योंकि वो एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है। अगर उसको किसी न किसी को हम डेवलपमेंट के देते हैं तो उसमें वक्फ बोर्ड की आमदनी में उसमें इजाफा होगा। हम उसमें लगे हुए हैं इंशाल्लाह। उसके ऊपर हम चल रहे हैं। उसमें एक इशू ये है कि कुछ लोग हम उसके एक टास्क फोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसकी इंक्वायरी के वास्ते। उसकी कमेटी को भी रोके हम इसको इंक्वायरी के वास्ते हम दिए। रिन्यूअल की कमेटी की थी तो उसको रोके हैं। हमको शिकायत आई तो उसको हम रोके हैं।
कि वहाँ पर इशू है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। जो दूसरा अकाउंट है उसमें कोई भी पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मस्जिद का मेन अकाउंट है उसमें नहीं हो रहा है। तो हमको शिकायत आने के बाद हम उसको कमेटी को रोके हैं और उसको हम यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर रहे हैं। उसके इंक्वायरी डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। सर कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के पास जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं उसके ताल्लुक से देखिए, वो कोई हम ज़मीन के पहाड़ी को हम परसों मैं और सीओ साहब हमारी लीगल टीम को सबको और जो शिया हमारे कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको बुला के हम परसों बात किए थे। वहाँ पर जो कोविड से पहले 2019 में कोविड से पहले कंटोनमेंट बोर्ड ने किसी एक फ़र्द के नाम पे परमिशन का उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मतलब अलग तरीके से डॉक्यूमेंट बोर्ड में सबमिट करके परमिशन लिया है, जिसमें तकरीबन 14-15 प्लॉट्स का एक ही साथ एक ही आदमी के नाम पे कंटोनमेंट बोर्ड परमिशन दिया है। हम उसको लीगल तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज करके हम रोक रहे हैं। परसों भी जाके हम रोकें टास्क फोर्स को। वहाँ पे ACP भी कल वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे किसी किस्म की एक्टिविटी ना हो, हम वो देख रहे हैं। और हुआ तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं भी वहाँ पर विजिट करूँगा। विजिट करके उसके ऊपर हम जो भी लीगल हो सकते हैं, क्योंकि हम परसों स्टैंडिंग काउंसिल से हम सब लोग बैठ के उसके ऊपर बात किए हैं। नाम के ऊपर मोदी हुकूमत के खिलाफ सेंसस तो किया नहीं जा रहा है। हर आदमी का अपना अपना तरीका है सोचने का, हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जो हुकूमत के फलाह बहबूदी का जिसको मतलब उनकी आबादी के हिसाब से अगर उनको हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना डिमांड है सबका। आपको बताना जैसा कि जिससे जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी, जैसा राहुल जी का हमारा नारा था। तो अब जब तक कैश सेंसस नहीं कराएंगे तो जब तक पता नहीं चलेगा। आप कैश सेंसस कराएंगे तो उसमें पता चलेगा, तो उसके हिसाब से आपको आपका हक मिलेगा, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स में हो, चाहे वो इलेक्शंस में हो, हर जगह पे आपको उसका हक मिलेगा। तो उसके बाद हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। तो मैं आपको इतना ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी और हमारी हुकूमत इस बारे में संजीदा है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका आवाम को फ़ायदा होगा। पिछले 10 महीने से तो मुसलमान खामोश बैठा हुआ है वादों के इंतजार में, वो तो पूरे नहीं हो रहे, फिर ये क्या पूरे हुए? तो ये तो सबका ओवरऑल सबका है। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबसे लगे हुए। मैं आपको जैसा बताया कि मुसलमानों को, अक़लियतों को हुकूमत में, मैं पिछली बार भी जिस टाइम पे मैं बजट का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बोला हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में और अपने डिक्लेरेशन में, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो भी वादे किए हैं, ये हुकूमत में कंप्लीट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, हुकूमत की है। और इस पार्टी के अक़लियती क़ायदीन होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है इसकी। हम हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और ये पूरा अक़लियतों के जो भी हमारे वादे थे उसको पूरा कराने में हम हुकूमत के साथ हम रह के हम ये काम करवाएंगे। हो सकता है आप जैसा बता रहे हैं कोई ना कोई थोड़ा ताख़ीर हुएंगे, क्योंकि हुकूमत को पिछले 10 साल में, क्योंकि 2014 में नई रियासत बनी थी, उससे पहले मुत्तहद आंध्र प्रदेश था, उसके बाद तेलंगाना बनी थी, उसके बाद फिर हम कांग्रेस पार्टी के 10 साल के बाद फिर हुकूमत आई है। पहली तेलंगाना में पहली कांग्रेस की हुकूमत है ये। तो खुशहाल रियासत को जिस तरीके से कंगाल रियासत बना के गए, तो उससे भी कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। तो उससे पहले क्राइसिस से बाहर निकल के इसके बाद, क्योंकि अब जितने भी स्कीम, वेलफेयर स्कीम से देखिए, अभी तक हुकूमत जितने भी वेलफेयर स्कीम्स को अमल कर रही है, सब कम्युनिटी को इक्वल करी, चाहे वो 6 गारंटी में रही है, जो दूसरी कम्युनिटी को जो मिल रहा है वो अक़लियतों को भी उसमें मिल रहा है। जहाँ पे स्पेशली अक़लियतों के कुछ चीज़ें जो रुके हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब स्टार्ट हो जाएंगे स्कीम्स वगैरह, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से हो या उर्दू अकेडमी हो, वो हम हुकूमत के जानिब वक्तन फ़क्तन हम उसको तवज्जो दिला रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। सब अभी आपने कहा कि गांधी भवन में मीटिंग के दौरान आप CM को जो है पेशकश की कि ये जो सेंसस का या जो है आप बोलो कास्ट सेंसस का जो फॉर्म किया जा रहा है उसे उर्दू में लाया जाए। क्या CM साहब को नहीं मालूम कि अंग्रेजी और तेलुगु भी जा रहा है फॉर्म? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास हम जो देखे हैं, बाद में आने के बाद हम जो देखे हैं, उसके बाद हम उनके नज़र लेके गए, हम उनको उनकी नॉलेज में लेके गए। मैंने सभी लोग ले गए, चाहे हमारे दूसरे कॉरपोरेशंस के चेयरमैन से, हमारे एडवाइज़र साहब, सभी लोग हुकूमत के उसमें लेके गए हैं। तो उस बारे में, क्योंकि मेन तो फॉर्म के साथ साथ उसका आपको जो आपका कौन सा आपका जो
सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है ना, तो वो सॉफ्टवेयर पहले से ऑलरेडी वो लोग इंग्लिश और तेलुगु में किए हुए हैं, तो उर्दू में शायद क्या वजह से नहीं कि पता नहीं, तो हम उनके नॉलेज में लेके जाने के बाद उसके ऊपर वो भी संजीदगी से गौर करें। आपके वक्फ बोर्ड के इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से नलगुंडा में एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हिंदू को जो है आपके नॉलेज में रहते पर दे दिया गया, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? कौन से इंस्टीट्यूशन को हिंदू? एक इंस्टीट्यूशन, जी नहीं ना, मतलब नाम तो बोल सकते थे आप बोलना सर, मैं कैसे? नहीं, ऐसा किसी को इंस्टीट्यूशन को तो ऐसा किसी को दिया नहीं गया, डायरेक्ट ऐसे नहीं गया। अगर कोई नहीं हाँ आप जान पाक नहीं हाँ जान पाक शरीफ की आप दरगाह की बात करें, वो इंस्टीट्यूशन को दिया नहीं गया ना। उसके ऊपर क्या है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। वो मुतवल्लियों का एक केस चल रहा है जो ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है। उसके बाद फिर लास्ट टाइम जब हम टेंडर का प्रोसेस किए थे, टेंडर में भी कुछ अलग अलग खामियों की वजह से उसको वहीं पर रोक दिया गया। अभी वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है। तो मेरे आने से पहले वो, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मैनेजमेंट में है वो इंस्टीट्यूशन, डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहने से उसमें पहले महाना 50,000 रुपये दे के कोई है सो, क्योंकि वहाँ पर अगर डायरेक्ट मैनेजमेंट रखे तो उसमें लोग है सो सही तरीके से, जो गलत तरीके से अलग अलग तरीके से लोग कलेक्शंस कर ले रहे थे, और जो वक्फ बोर्ड के गले में थे पैसे, वो मतलब कोई वक्फ बोर्ड को जो आमदनी आ रही थी वो वक्फ बोर्ड को नहीं आके लोग उसमें बीच के लोग, लोकल के लोग इन्फ्लुएंस करके डोमिनेट करके ले रहे थे। वो पहले मेरे से आने से पहले 50,000 रुपये में वो चल रहा था। तो उसके बाद वहाँ के मुस्लिम लोग, पॉलिटिकल लोग भी थे, नॉन जो लोग दरगाह ये जो टेंडर्स वगैरह करते, वो लोग बोलेंगे साहब आपके पास ये वक्फ बोर्ड में यहाँ पे अगर आप लोग किसी को अगर देते हैं तो उसमें कुछ वक्फ बोर्ड का आमदनी बढ़ती है, अगर अदरवाइज़ आप कैसे पूरे लोग वहाँ पे लोकल के लोग इसको एक लूटमार मचाए हुए हैं। तो मैं सबसे बातचीत करके वो लोग बोले कि हम आपको ऐसा जो भी मैनेजमेंट है, हम वो मैनेजमेंट हम करेंगे, आप हम हफ्तावार को हम 2 लाख रुपए देंगे, आप 50,000 रुपये आ रहा ना, हम 2 लाख, तो वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड की आमदनी वक्फ बोर्ड को आ रही है करके मैं वीकली है सो सबसे मशवरा करके मैं वो फैसला लिया हूँ। मैं वो अंडर वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। और वहाँ पे जो आए थे वो मुस्लिम लोग ही आए थे, लोकल के मुस्लिम लोग ही आए थे। उनको सपोर्ट कौन कर रहा क्या कर रहा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुस्लिम लोग ही आके देते, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में ही है वो। लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी है वो, कि आमदनी का गलत तरीके से लूट मार ना हो, लोग उसको जो 1 रुपये आ रहा तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड में 4 आने ला के दे रहे हैं, ये सब चीज़ें तो उसको रोकने के लिए वक्फ बोर्ड की आमदनी के वास्ते हम वो किए हैं। शायद मैं समझता हूँ आप टेक की मस्जिद के पास का जिक्र कर रहे हैं वो, तो वो जहाँ तक मैं मेरी नॉलेज में जब लेके आया गया था, मस्जिद कमेटी की जानिब से मेरे नॉलेज में लेके गया, तो उसके ऊपर मैं इंक्वायरी कराया। इंक्वायरी टास्क फोर्स को मैं भेजा वहाँ पे, मैं खुद भेजा टास्क फोर्स भेज के वहाँ पे इंक्वायरी कराया। इंक्वायरी कराने के बाद मैं पूरा पता किया, तो वो जो जितना कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है वहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शन वक्फ बोर्ड के परमिशन से हुआ है। मैं आने से पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे निकाला, मैं पूरा चेक किया हूँ। तो जो स्केच जो इसके अभी जो जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है शेड, वो स्केच का ऑलरेडी वक्फ बोर्ड उसको परमिशन, रिटर्न में परमिशन दिया हुआ है वो आपका बोर्ड लगाने के लिए। नहीं परमिशन कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशल फिर से सवाल पूछता हूँ। सीएम रेवंत रेड्डी साहब और डिप्टी सीएम जो है अपना पोस्टर लगा के प्रमोशन करने के लिए इनकार किया। पोस्टर लगा के उसको क्यों प्रमोट किया? उसको हम प्रमोट, आपका पोस्टर लगा हुआ है ना? नहीं, हम प्रमोट उसको नहीं किए ना, तो ना तो मेरे को आपके पास सुनिए इदारा है, क्यों नहीं निकाला? नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर जो शिकायत आई है मेरी फोटो को लेके नहीं आई है वो। नहीं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपकी फोटो पे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मेरी फोटो पे देखो, मेरी फोटो अगर मैं क्या करूँ, मेरा फोटो लगा के अगर वहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है या मैं उनको इनकरेज कर रहा हूँ तो मेरी फोटो पे और वो मुतवल्ली वहाँ पे अपने बोर्ड पे मेरी फोटो लगाए हैं और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो मैं तो अपने लगाने के लिए बोला नहीं हूँ। मैं अभी तक विजिट भी नहीं किया हूँ वहाँ पे, ना गया हूँ मैं गया नहीं हूँ, और ना मैं इस तरीके से किसी लोगों को इनकरेज करता हूँ ना मैं प्रमोट करता हूँ। अगर वो लगाया है तो मैं क्यों लगाया भी नहीं पूछा। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो मेरे फोटो के ऊपर मैं निकाल लूँगा, उसके अलग बात है। लेकिन मैंने उनको लगाने के लिए बोला नहीं है, ना मैं उनको प्रमोट किया हूँ, ना उनको प्रोटेक्ट किया हूँ, ना उनको प्रोजेक्ट किया हूँ। ये आप क्लियरली सुन लीजिए। वही इंस्टीट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को निकाला गया था, और आप ही बोल रहे हैं कि पिछले जो है दौर में परमिशन उसको दिया गया है। पिछले दौर में दियो, अब आप चेयरमैन है तो आप जिम्मेदार हैं उसके, ठीक है।
तो क्या कंडम्प्ट नहीं हुआ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का परमिशन देने का सुप्रीम कोर्ट के उसके हिसाब से? नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट में कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी कमर्शियल ही है, वो खबरस्तान के नहीं, खबरस्तान पीछे है, लेकिन पीछे क्यों गया उसके ऊपर हम बिल्कुल टास्क फोर्स को भेजे, उसका रिपोर्ट है उसमें। वहाँ पर क्या है कि मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की जहाँ पे बात आई है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसको बाज़ाब्ता परमिशन लेके, मेरे से पहले परमिशन लेके स्केच मंगा के देखा, मैं पूरा परमिशन लेके बनाया गया। वहाँ पर लोकल डिस्प्यूट की वजह से लोकल एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए उसको किए, तो तभी मैं कमेटी को भेजा हूँ, कमेटी को भेज के मैं इंक्वायरी करवाया हूँ। कराने के बाद अब रहा फ़ोटो लगा के, तो मैं भी यही सोचा था, आप जैसा सोच रहे थे, मैं भी इनिशियली ये सोचा था कि हो सकता है मैं, क्योंकि चेयरमैन हूँ, मेरी फ़ोटो लगाने से कोई आके नहीं निकालेगा, इंकरेजमेंट करने में हिम्मत अफजाई करेगा, सोचा था। लेकिन मैं जब डॉक्यूमेंट मंगा के देखा तो उसके बाद देखा कि जहाँ तक वो अभी बना के रखे हुए शेड वो वक्फ बोर्ड के परमिशन से स्केच डाल के बना के दिए हुए, तो उसको मैं अभी देखता हूँ कि आप जैसा बता रहे हैं कि वो टोटल एरिया जो है ना, ये जो सामने जो कमर्शियल है वो कमर्शियल के लिए अलाउ था या नहीं था, वो मैं डॉक्यूमेंट निकाल के पूरा टास्क फोर्स की रिपोर्ट ले मंगा के मैं उसके ऊपर, अगर वो इलीगल है उसके ऊपर एक्शन लेंगे, अगर लीगल है तो उसके हम कुछ नहीं कर सकते। सर, आपके ही वक्फ बोर्ड ने एक इंस्पेक्टर ने बल्दिया को शिकायत की है कि उसी के बगल की जो चीज़ कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, उसे डेमोलिश कर दिया जाए। तो फिर वो इलीगल दिखा आपके इंस्पेक्टर को, तो फिर ये इलीगल क्यों नहीं दिखा? मैं क्या बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, आप नहीं, जाने अनजाने में आप हाइड्रा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ ना, आप जैसा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ करके शिकायत आने के बाद ही मैं टास्क फोर्स को डाला, टास्क फोर्स को डाल के मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे मंगाया, डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद अब जितना शेड है, अगर हमारा जो इंस्पेक्टर बोला है जहाँ पे इलीगल है उसको इलीगल बोला, ये जो इसको आप इलीगल इसको क्यों नहीं बोले, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको परमिशन के साथ, अगर चाहे तो मैं डॉक्यूमेंट मंगा के बताऊँगा इसको। ये जो पहले वाले कैसा दिए वो इंक्वायरी करना है, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट है, अभी जो जितना शेड बनाया गया है वो बिल्कुल बाज़ाब्ता परमिशन लेके बनाया गया है। पहले क्यों परमिशन दिए थे, पहले क्यों थे, जब परमिशन दिए गए थे, जो अब जो शिकायत कर रहे हैं तो वो लोग पहले क्यों शिकायत नहीं किए थे वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आप जैसा बताइए बिल्कुल दो अलग अलग नौयत का है। इंस्पेक्टर की जो आप बात कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर एक दूसरी जगह के लिए इलीगल बोला है, इसको इलीगल नहीं बोला। सबके इंस्पेक्टर एक जगह इलीगल बोला तो दूसरी जगह पे इलीगल बोलना कोई ज़रूरी नहीं है ना, जहाँ पर इलीगल है वहाँ पे इलीगल बोलेंगे, जहाँ पे इलीगल नहीं है वहाँ पे इलीगल नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात यही है कि इंस्पेक्टर के रोल के भी, क्योंकि मैं आपको कुछ छुपाने का नहीं है, इंस्पेक्टर के रोल को भी कुछ क्वेश्चन शिकायत जो किए हैं वो लोग उनके रोल को भी क्वेश्चन मार्क था करके हम टास्क फोर्स को भेज के इंक्वायरी कराए। वो उसको जो इंक्वायरी कराए इंस्पेक्टर से इंक्वायरी नहीं कराए, हम इसको टास्क फोर्स से इंक्वायरी कराए, फिर हम उनके डॉक्यूमेंट मंगा के देखे हम। तो वक्फ बोर्ड में अब फिलवक्त पुराने कामों में इतने उलझे हुए हैं हम कि रोज़ आके बैठते हैं, और मैं समझता हूँ आप लोग भी देख रहे हैं, इस चीज़ के गवाह है कि मेरा शेड्यूल जोहर के बाद से लेके मैं शाम में कोई टाइमिंग नहीं होते, 9-10 बजे तक भी बैठता हूँ। लास्ट टाइम अब ये ज़्यादा वक्त देने से भी लोग अब तनकीद करना शुरू कर दिए कि भाई अब ज़्यादा बैठ रहे हैं, क्या वजह है बोल के। तो ज़्यादा बैठे भी तो मुश्किल है, नहीं बैठे भी तो मुश्किल है। तो मैं लोगों से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 3.5 महीने तो ये मेरे 8 महीने के टाइम में 3.5 महीने तो इलेक्शन कोड था, उसके बाद फिर व्यू नहीं थे। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर हमारे गलतियाँ हैं, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियाँ हैं, कहाँ पर कमिटीज़ का सब चीज़ को। तो अभी हम अनफॉर्चुनेटली हम पुराने इश्यूज़ में और जो ऐसे मसाइल में उलझे हुए हैं कि हम नया काम करने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा। रोज़ अगर आज आते हैं तो वक्फ बोर्ड के जो मसाइल है, मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के जो मसाइल है हम कहीं पर भी फुल स्टॉप लगाने के पोजीशन में नहीं है। कामा लगाते हैं, आज काम छोड़ के जाते हैं, फिर कल उतना ही काम आके फिर हो जाता है। तो ये काम अगर हम कमेटीज़ का काम हम ऐसे लोग तैयार हो गए हैं, मसाजिद की कमेटी हम मस्जिद में बैठ कर आपस में मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमें कमेटी बनाने के पोजीशन में नहीं है, तो आगे क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारे कौम, बताइए। मसाजिद अगर मुआफ़िक़ कमेटी वक्फ बोर्ड किसी एक के मुआफ़िक़ आती है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुखालिफ आती है तो इमीडिएट कोर्ट को जा रहे हैं, मस्जिद कमेटी के लिए कोर्ट को जा रहे हैं। तो जो फैसले मसाजिद में होने चाहिए, जो कौम में हम आपस में बैठ के जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमको करनी चाहिए, हम वो नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे डेवलपमेंट की बात करना तो मैं समझता हूँ बेफायज़ है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चीज़ों के स्ट्रीमलाइन करके कोशिश करके इसको एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कुछ वेलफेयर के काम करेंगे। आमदनी का जरिया वक्फ बोर्ड में जो आहिस्ता आहिस्ता घटते जा रहा है, तो क्यों घट रहा है? लोग वक्फ बोर्ड को
प्राइवेट प्रॉपर्टी को पैसा देना पसंद कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को किराया देना पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का जो किराया है बिल्कुल नॉमिनल किराया है, देना पसंद क्यों नहीं करें? तो इसके लिए सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। कौम में मुसलमान, हमारे कौम में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई वक्फ की जायदाद आप जिस तरीके से अगर वक्फ का 1 रुपया भी खाएंगे तो आपका गलत तरीके का पैसा है वो। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, लोग समझ रहे नहीं इस चीज़ को। इस सबको मरना है, जवाब देना है। हम वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं बनना, वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देना हम सवाब समझ रहे हैं उसको। अरे भाई आपको वक्फ बोर्ड की मदद करना सवाब है, वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देना सवाब नहीं है। इस चीज़ को समझिए। आप अगर आप वक्फ बोर्ड से 2000, ठीक है, पहले वक्फ बोर्ड नॉमिनल किराया नॉमिनल यूज ले रहा है, उसके ऊपर से भी आप वो किराया भी 2-2, 4-4, 6-6 महीनों का बाकी रख रहे हैं। तो ये कहना कि हमारी भी लैकिंग है इसमें, कहना कि हमारी भी इसमें कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं। इसको कौम को भी आगे आना चाहिए, हर आदमी अपने अपनी जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि वक्फ के ज़रिए कुछ करना चाहता, मैं कुछ वेलफेयर का काम करना चाह रहा हूँ इससे वक्फ बोर्ड की आमदनी वो बढ़ा के, लेकिन उसमें लोग जो ग्राउंड लेवल पे जो ताउन मिलना चाहिए अब तक नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, आइए वक्फ बोर्ड के किराएदार बैठ, हम आपका पोजीशन को, आपके किराएदार को, आपके कब्जे को हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के किराएदार बनिए। वक्फ बोर्ड को आमदनी, तो वक्फ बोर्ड की जायदाद बचेगी, वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा होगा, उससे जो आमदनी आएगी उससे वेलफेयर के लिए लगेगा, होगा। हम वही कुछ करें। आज जो वक्फ बोर्ड की आमदनी है खर्चा उतना ही है, वहाँ को वहाँ बराबर है। हम कोई चीज़ करने के पोजीशन में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए, सर के उसकी आमदनी बढ़ेंगी तो लगेगी, कहाँ लगेगी? ये किसी न किसी कौम के अच्छे काम में लगेगी। बस ये हमारी तकलीफ, हमारा दर्द ये है। इसलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसमें ताउन कीजिए, कुछ अच्छा काम करेंगे, कौम के लिए, मिलत के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। बस यही मेरी कोशिश है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें सब लोग मदद करेंगे। आज का इस बस यही मकसद था।